हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में देश और दुनिया भर में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं के अंदर सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग पिछले एक सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरीके से मैंने इससे पहले दो वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 14 जनवरी तक की करंट अफेयर्स को करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 जनवरी को विराट कोहली ने इनमें से किस प्रारूप से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का पद छोड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा। पहले आपको खुद से सोचना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टेस्ट क्रिकेट। तो विराट कोहली जो हैं, ये अभी तक टेस्ट मैचेस के अंदर भारत के कप्तान थे, लेकिन अब इन्होंने टेस्ट मैचेस से भी कप्तानी छोड़ दी है। तो इस तरीके से अब टेस्ट, ODI और T20 इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान नहीं है। तो अगर ये कप्तान नहीं है तो फिर इनकी जगह भारतीय टीम के कप्तान कौन है? देखिए, ODI और T20 इन दोनों फॉर्मेट के अंदर अभी के समय भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा, लेकिन टेस्ट के अंदर तो अभी इन्होंने कप्तानी छोड़ी है। अब इसके बाद किसी और को चुना जाएगा। अभी के समय ये पद वैकेंट है, खाली है। भारतीय सेना के द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत की जो इंडियन आर्मी है, ये हर साल सेना दिवस मनाती है 15 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, तो उन्होंने भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में 15 जनवरी को ही पदभार ग्रहण किया था। तो इसीलिए जो इंडियन आर्मी है, ये हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाती है। और याद रखिए, इस बार 15 जनवरी को 74वां सेना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसी तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स का दिन होता है, यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और जो नेवी है, उसका दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इंडियन आर्मी के ही बारे में बात कर रहे थे। तो याद रखिए, इंडियन आर्मी जो है, इसके इस समय प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उप प्रमुख कौन है। तो जो वाइस चीफ हैं भारत की इंडियन आर्मी के, वो अभी के समय हैं CP मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। तो अभी ये रिटायर होने वाले हैं 31 जनवरी को। इसके बाद बन जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको नामित किया गया है? तो देखिए, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था होती है, उसको बोलते हैं फीफा, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये जो संस्था है, ये हर साल के आखिर में जो साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, उनको पुरस्कृत करता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बार जो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं साल 2021 के लिए, ये इसमें पुरुषों में विजेता हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और ये पोलैंड के एक फुटबॉलर हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 2020 में भी इन्हीं को फीफा ने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया था। और यहाँ पर देखिए, महिलाओं के अंदर विजेता बनी है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस जो हैं, ये स्पेन की एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो दोनों में याद रखिएगा, पुरुषों में रॉबर्ट लेवेंडोस्की और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फीफा के बारे में। तो याद रखिएगा, फीफा के जो इस समय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो देखिए, जिस तरीके से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है, उसी तरीके से मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता भी होती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होती है, ये अविवाहित महिलाओं के लिए होती है। ऐसे ही जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए सौंदर्य प्रतियोगिता होती है मिसेज वर्ल्ड। तो हाल ही में 2022 का संस्करण इसका आयोजित किया गया है और इसको जीत लिया है साइलिन फोर्ड ने। साइलिन फोर्ड जो है, ये अमेरिका की एक महिला है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि ये अमेरिका की हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता के अंदर भारत की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था उनका नाम है नवदीप, और नवदीप कौर ने भी यहाँ पर एक अवार्ड जीता है इस प्रतियोगिता के अंदर, जो होता है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है भारत की नवदीप कौर ने। फिर इसके बाद अगला सवाल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये बेंगलुरु के अंदर स्थित एक लघु वित्त बैंक है। अब इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं इत्तिरा डेविस। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले थे नितिन चुग, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं इत्तिरा डेविस। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? दोस्तों, नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बता दूं, ये भारत की वो सबसे लेटेस्ट पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था। इसको साल 2019 में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था और ये भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। तो नेशनल पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा, एक बार इन्हीं को फिर से नेशनल पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉनराड संगमा जो हैं ये याद रखिए मेघालय के इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी सहायता के लिए जो हेल्पलाइन सेवा शुरू करी है उसका नाम रखा गया है एल्डर लाइन, और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ये है 14567। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो गुजरात के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इस नंबर पर कॉल करके राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। गुजरात के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। ये साल 2021 में ही बने थे, तो इनका नाम याद रखिए। और गुजरात के इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि सेबी, इसने हाल ही में निवेशकों को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है सारथी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सारथी नाम का एप्लीकेशन है इसके ऊपर प्रतिभूति बाजार से रिलेटेड उचित और सटीक जानकारी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाएगी। यह जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और अभी के समय जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। तो ये बातें आपको सेबी के बारे में याद रखनी है। हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं। तो अभी तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। राइट आंसर है टेनिस। तो भारत की मशहूर महिला टेनिस खिलाड़ी रही हैं सानिया मिर्जा, और इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये 2022 के बाद टेनिस से संन्यास ले लेंगी, यानी कि ये साल 2022 में अपना आखिरी टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगी और इसके बाद ये संन्यास ले लेंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सानिया मिर्जा जो हैं ये वुमेन सिंगल्स की जो रैंकिंग होती है टेनिस में उसमें टॉप 100 में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी थी। हालांकि इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है उसमें कभी भी वुमेन सिंगल्स का खिताब नहीं जीता था, लेकिन जो वुमेन सिंगल्स का तो नहीं जीता था, लेकिन डबल्स और जो मिक्स्ड इवेंट होती है उन दोनों में ही इन्होंने 3-3 बार खिताब जीता है। डबल्स में भी 3 बार और मिक्स्ड में भी 3 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि साल 2022 में ये अपना आखिरी टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर हाल ही में ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसी कार्यक्रम के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारियों की 7 पहलों का शुभारंभ किया। तो ब्रह्म कुमारी जो आप जानते हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कि सिंध से शुरू हुआ था और आज के समय दुनिया भर में ये लगभग 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। तो ब्रह्म कुमारी इसकी 7 पहलों का शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने।
यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं। मेरा भारत स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, फिर अगला है शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल। तो इन सब पहलों की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में ब्रिक्स देशों के शेरपाओं की 2022 की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? दोस्तों आपको पता होगा पिछले साल यानी कि साल 2021 में ब्रिक्स का मेजबान कंट्री था भारत, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये बारी बारी से ब्रिक्स की मेजबानी करते हैं। पिछली बार भारत था तो इस बार इसकी मेजबानी दी गई है चीन को। तो चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स कंट्रीज के शेरपाओं की जो 2021 की पहली बैठक है इसका हाल ही में आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। और क्योंकि ये ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक थी तो इसमें भारत के जो शेरपा हैं इस समय उनका नाम है संजय भट्टाचार्य। उन्होंने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 21 जनवरी 2022 को किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 21 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो भारत के पूर्वोत्तर के अंदर 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। एक तो है त्रिपुरा, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है मेघालय। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन तीनों राज्यों की स्थापना एक ही दिन हुई थी 21 जनवरी 1972 को। तो आप देख सकते हैं इस साल इन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि जब भी किसी इवेंट के 50 साल पूरे होते हैं तो उसको गोल्डन जुबली बोला जाता है, यानी कि स्वर्ण जयंती। यानी कि इन तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HDFC बैंक। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। एक पत्रिका है जिसका नाम है PWM। तो PWM नाम की जो पत्रिका है इसने हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की है और इसमें भारत की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक बनी है इसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसका मुख्यालय है मुंबई में और अभी के समय इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन इसके MD और CEO हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर ऋण के रूप में कितनी राशि का विस्तार किया है? तो देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या हुआ है, यहाँ के फॉरेन जो करेंसी रिजर्व्स होते हैं यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार उसमें काफ़ी कमी हो गई है, जिसके चलते श्रीलंका जो है ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको भी दूसरे कंट्रीज से आयात नहीं कर पा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर फूड क्राइसिस भी देखा गया है। तो श्रीलंका के इस घटते विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर हाल ही में भारत सरकार ने सहायता के रूप में $900 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत ऋण के रूप में $900 मिलियन श्रीलंका को प्रदान करेगा ताकि वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार मैनेज कर सके। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की जो करेंसी है ये है श्रीलंकाई रुपया। साथ ही आपको बता दूं श्रीलंका के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। हाल ही में किस देश के हुंगा टोंगा हुंगा हापाई नाम के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये है टोंगा के अंदर। टोंगा एक कंट्री है दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं जो साउथ पैसिफिक ओशन है इसके अंदर इस जगह पर है हुंगा टोंगा ज्वालामुखी और इसी में हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है जो कि टोंगा कंट्री के अंदर स्थित है। और ये जो विस्फोट हुआ था ये समुद्र के अंदर था। तो समुद्र के अंदर जो केबल बिछाई जाती है उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है जिसको ठीक होने में लगभग 1 महीने लगेंगे और इसी के चलते जो टोंगा कंट्री है यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है ये बाकी कंट्री से कट गई है। साथ ही आपको बता दूं कि ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसने सुनामी को भी जन्म दे दिया और इसमें जो शॉक वेव्स निकली वो लगभग
तमाम कंट्रीज के अंदर महसूस की गई। इस ज्वालामुखी विस्फोट से जो सुनामी उत्पन्न हुई उसके चलते अभी तक कई सारे लोग मारे भी गए हैं। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि अब से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम 24 जनवरी की बजाय किस तारीख से शुरू होंगे। तो गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे एक हफ्ते तक गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता था। 24 जनवरी को ये शुरू होता था और फिर 30 जनवरी को ये समाप्त होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, इसको 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि अब से गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये 23 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जनवरी। 23 जनवरी को भी इसमें इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को भी अब गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर शामिल कर लिया गया है। आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है 23 जनवरी को, इसको हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब से गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये पराक्रम दिवस के दिन से ही शुरू होगा। इनमें से किस राज्य के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष करने की घोषणा की गई है। यानी कि इस राज्य के अंदर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो अभी तक 60 साल की एज होने पर रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब इसको 2 साल बढ़ाकर कर दिया गया है 62 साल। तो अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो 62 साल की एज पर रिटायर होंगे। तो ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में अमेरिकी डॉक्टरों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित किस जानवर का हृदय एक व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुअर। तो सुअर, जिसको अंग्रेजी में पिग बोला जाता है, इसके हृदय को हाल ही में एक व्यक्ति के अंदर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। यानी कि सुअर का जो हार्ट होता है उसको एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है और ये पहली बार सफलतापूर्वक किया गया। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया है उस व्यक्ति का नाम है डेविड बेनेट। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी किसी एक प्रजाति की जो जीवित कोशिका या फिर पूरे के पूरे अंग को ही दूसरी प्रजाति में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हाल ही में अमेरिकी डॉक्टरों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित किए गए एक सुअर के हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया है एक व्यक्ति के अंदर। और ये जो प्रत्यारोपण है ये पूरी तरीके से सफल रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया गया उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी तक इनको कोई भी समस्या नहीं हुई। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ में $374 मिलियन के सौदे को मंजूरी दी है? यानी कि कोई विदेशी देश भारत से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने वाला है और इसके लिए $374 मिलियन का सौदा होगा। तो इसको मंजूरी दी है हाल ही में फिलीपींस की सरकार ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिलीपींस जो है ये पहला विदेशी देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदेगा और इसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच में जो डील होगी ये है लगभग $374 मिलियन। ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसको भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जाएगा और फिर फिलीपींस को इसको डिलीवर किया जाएगा। नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थे। तो नारायण देवनाथ जो है ये भारत के एक मशहूर कॉमिक्स कलाकार, लेखक और एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही नोंटे फोंटे जो कार्टून है उसकी भी इन्होंने ही रचना की थी और पिछले साल यानी कि 2021 में इनको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर टोटल 5 देश हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इन 5 देशों के जो टॉप लीडर्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच में पहली बार सम्मेलन होने वाला है जो कि 27 जनवरी को वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
देखिए, आपको बता दूं, भारत और मध्य एशिया के बीच में मंत्री स्तरीय बैठकें तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन टॉप लीडर्स के बीच में जो सम्मेलन शुरू हुआ है ये पहली बार होगा। यानी कि पहला संस्करण इसका भारत की मेजबानी में 27 जनवरी को आयोजित होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में इन्हीं 5 मध्य एशियाई देशों के जो टॉप लीडर्स हैं, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनको इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया था। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते फैसला लिया गया है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में भी कोई भी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं होगा। तो इसीलिए ये सम्मेलन भी वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। डेविड सॉसेली के स्थान पर यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो सेकेंड वीक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेविड सॉसेली, जो कि अभी तक यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो अब इनकी जगह पर यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है रॉबर्टा मेट्सोला को। रॉबर्टा मेट्सोला जो है ये माल्टा कंट्री की एक नेता हैं, तो इन्हीं को हाल ही में यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये यूरोपीय संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष बन गई हैं। हाल ही में किस संगठन ने वर्ष 2021 को पिछले 7 सबसे गर्म सालों में से एक बताया है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जिसने साल 2021 को पिछले 7 सबसे गर्म सालों में से एक बताया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसके अनुसार जो पिछले 7 सबसे गर्म साल रहे हैं, यानी कि 2015 से लेकर के 2021, इन 7 सालों को सबसे गर्म साल बताया गया है। और इनमें से भी 2016 जो था ये सबसे गर्म साल रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये भारत के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे निपटने का काम करता है और ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 19 जनवरी को। और 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ के हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल भी बने थे, तो उनका नाम है अतुल करवाल। अतुल करवाल जो हैं ये इस समय एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने इनमें से किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजकुमार राव। तो भारत के अंदर एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिन्यू बाय। इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता राजकुमार राव को। 17 जनवरी को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक। तो कथक जो कि आप जानते हैं उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है, इसको परफॉर्म करते थे पंडित बिरजू महाराज और इसको दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, जिसके चलते इनको साल 1986 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो कथक के महान सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर टोटल जो 8 क्लासिकल डांस हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो क्लासिकल डांस हैं ये है केरल के। फिर कथक जो क्लासिकल डांस है ये है उत्तर भारत का। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का। और सतरिया जो क्लासिकल डांस है ये है असम राज्य का। तो इनके बारे में कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये किताब लिखी गई है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इस किताब को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। साओली मित्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि एक प्रसिद्ध क्या थी।
तो साओली मित्रा जो है ये भारत की एक मशहूर थिएटर कलाकार थी, स्पेशली ये बंगाली थिएटर से जुड़ी थी। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये एक थिएटर कलाकार थी। हाल ही में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि अब से हर साल जो 16 जनवरी का दिन होता है इसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति अपना कोई नया उद्यम खोलता है तो उसी को स्टार्टअप बोला जाता है, और आने वाले समय में भारत की प्रगति में स्टार्टअप्स का काफ़ी अहम रोल रहने वाला है। तो इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और इस बार ये फर्स्ट टाइम मनाया गया। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा। इसको भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया था, ये मैंने आपको सेकेंड वीक की वीडियो के अंदर बताया था। तो वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा ये आपको बताना है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण किसकी मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है? तो अंडर 19 लेवल का जो पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये हो रहा है वेस्ट इंडीज की मेजबानी में। दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज पहली बार ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, बल्कि जो कैरेबियाई देश हैं उनमें 15 कैरेबियाई देशों की एक अपनी कॉमन टीम है, जिसे को बोला जाता है वेस्ट इंडीज टीम। तो यही टीम जो है इस बार के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रही है, और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये इसका 14वां संस्करण है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही समय पहले एशिया लेवल पर भी अंडर 19 लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, और एशिया लेवल का जो टूर्नामेंट हुआ था उसको जीत लिया था भारत ने। भारत ने वहां पर श्रीलंका को हराया था। 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताया कि इस बार भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने 15 जनवरी को अपना 74वां सेना दिवस मनाया है। तो इस अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था राजस्थान के लोंगेवाला में, जो कि आप जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था। तो लोंगेवाला जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है, यहीं पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं खादी से बना ये जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई है 225 फीट और इसकी चौड़ाई है 150 फीट। तो इसको केबीआईसी ने बनाया है, और हाल ही में इसको 74वें सेना दिवस के अवसर पर यहाँ पर लोंगेवाला के अंदर प्रदर्शित किया गया। इससे पहले भी इसको 4 अलग अलग इवेंट्स के ऊपर इसको फहराया जा चुका है, जैसे कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की जब 152वीं जयंती मनाई गई थी पिछले साल, तो उस अवसर पर इसको पहली बार लद्दाख की राजधानी लेह में इसको फहराया गया था। उसके बाद ये फिर जब इंडियन एयरफोर्स डे पिछले साल मनाया गया था उस अवसर पर, फिर उसके बाद जब भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोजेस का लक्ष्य कंप्लीट किया गया था, तो उस दौरान, और उसके बाद फिर इंडियन नेवी डे यानी कि 4 दिसंबर को इसको फहराया गया था, और अभी ये 5वीं बार फहराया गया है यहाँ पर लोंगेवाला के अंदर। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के बारे में सार्थक जानकारी लोगों को प्रदान करने के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोवा चंडीगढ़। तो कोवा चंडीगढ़ नाम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के ऊपर लोग ये भी देख सकते हैं कि उनके आसपास कौन से स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं या फिर कौन कौन सी अस्पतालें हैं, ये सब की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आप जानते हैं चंडीगढ़ जो है ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर प्रशासक होते हैं। तो चंडीगढ़ के इस समय जो प्रशासक हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। 15 से लेकर के 23 जनवरी तक ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए, जिस तरीके से आप जानते हैं भारत के अंदर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और ये कहाँ पर होता है? ये गोवा की राजधानी पणजी में होता है। तो इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहाँ का जो समारोह होता है उसको बोलते हैं ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसका आयोजन किया जाता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इस बार इसका 20वां संस्करण हाल ही में 15 से लेकर के 23 जनवरी तक आयोजित किया गया।
सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसमें भारत की भी कई सारी फिल्में दिखाई गई। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान दिया है 6.5%, जो कि आरबीआई की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि आरबीआई ने बताया है 9.5%। वहीं भारत का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने बताया है 9.2%, और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने बताया है 6.5%। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो भारत के अंदर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट हाल ही में जारी किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसको भारतीय डाक विभाग ने तैयार किया है और इसको रिलीज किया है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के अंदर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 16 जनवरी 2021 को, और अभी 16 जनवरी 2022 को इसको 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के अवसर पर इस डाक टिकट को जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इन 1 साल के अंदर भारत के अंदर लगभग 150 करोड़ कोविड-19 की जो डोजेज हैं वो लोगों को लगा दी गई हैं। हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है जिसका टाइटल है इनडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ये जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने ही जीवन के ऊपर किताब लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और इसी तरीके से एक किताब लिखी गई है इनडोमिटेबल। तो आपको बताना इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने, जो कि एसबीआई की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं। तो इन्होंने ही अपने जीवन के ऊपर किताब लिखी है जिसका नाम है इनडोमिटेबल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एसबीआई के अभी के समय चेयरमैन कौन है? उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। तो ये भी आपको याद रखना है। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया, जो कि भारत की एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी, अब इसका अधिग्रहण किया जा रहा है टाटा सन्स के द्वारा, क्योंकि टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली को जीता था। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्रम देव दत्त। तो अभी के समय एयर इंडिया के जो सीएमडी हैं उनका नाम है राजीव बंसल। तो राजीव बंसल की अब जगह लेंगे विक्रम देव दत्त। हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो क्लाइव लॉयड, जो कि वेस्टइंडीज टीम के लिए खेलते थे और इसके पूर्व कप्तान थे, इनको हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, यानी कि अब ये सर क्लाइव लॉयड बन चुके हैं। तो याद रखिए, क्लाइव लॉयड जो हैं ये वेस्टइंडीज टीम के लिए खेलते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया वेस्टइंडीज जो है ये 15 कैरिबियाई देशों की एक कॉमन टीम है। तो ये जिस कंट्री से बिलोंग करते थे उस कंट्री का नाम है गुयाना। मकर संक्रांति के अवसर पर पहली बार वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को होती है, इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के आयुष मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। सूर्य नमस्कार एक योगाभ्यास होता है जिसमें टोटल 8 आसन होते हैं, यानी कि 8 अलग अलग आसनों का ग्रुप होता है सूर्य नमस्कार। तो इस इवेंट के अंदर दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये जो इवेंट था ये आयुष मंत्रालय के द्वारा पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस समय भारत के जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में 14 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस दौरान 75 लाख लोगों ने यहाँ पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया। BWF जूनियर रैंकिंग के अंदर अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जूनियर लेवल की वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है, और इसमें अंडर 19 लेवल में गर्ल्स सिंगल्स के अंदर जो रैंकिंग तैयार की गई है उसमें नंबर 1 पर हैं भारत की
तस्नीम मीर। यानी कि भारत की जो तस्नीम मीर हैं ये दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 के अंदर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं और ये इस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स नाम के अभियान की शुरुआत किसने की है? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। और ये जो अभियान है ये अप्रैल महीने में आयोजित किया जाएगा। ये बेसिकली एक मोटर बाइक अभियान है और इसके अंदर पूरे देश भर से 75 बाइकर का चयन किया जाएगा और फिर ये लोग यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो ये जो मोटरसाइकिल अभियान है ये अप्रैल महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा जिसको शुरू किया है भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। फरवरी 2022 में परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो परीक्षा पे चर्चा जो संवाद कार्यक्रम होता है इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के छात्र हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं। तो इस बार फरवरी महीने के अंदर इसका 5वां संस्करण आयोजित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 20 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के अंदर भारत की सहायता से निर्मित सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री के अंदर भारत की सहायता से सामाजिक आवास परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉरिशस। तो मॉरिशस जो कि हिंद महासागर में स्थित है और ये मेडागास्कर के पूर्व में है। तो यहीं पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया। दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2016 में भारत सरकार ने मॉरिशस को $353 मिलियन यहाँ पर अनुदान के रूप में प्रदान किए थे और इन $353 मिलियन के जरिए मॉरिशस के अंदर 5 परियोजनाओं पर काम किया जाना था जिनमें से यहाँ पर जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग है इसको भी बनाया जाना था जो कि कंप्लीट हो चुका था और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो इन्हीं में से जो 5वां प्रोजेक्ट था ये था सामाजिक आवास परियोजना। तो अब इसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर मॉरिशस के अंदर भारत की सहायता से निर्मित सामाजिक आवास परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अंदर सिविल सेवा महाविद्यालय और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भी शुभारंभ किया है। इनको भी भारत की सहायता से यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ने मॉरिशस को $190 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए भी यहाँ पर एक ऋण समझौता किया है और ये जो लोन है ये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में मॉरिशस को दिए जाएंगे। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं मॉरिशस जो है ये हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ये चीज़ आपको याद रखनी है और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की मेजबानी में AFC महिला एशियाई कप 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए AFC जो है ये एशिया के अंदर फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को आयोजित करने वाली संस्था है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और एशिया लेवल पर महिलाओं का ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका आयोजन किया जा रहा है भारत की मेजबानी में। तो ये कहाँ पर हो रहा है? भारत में महाराष्ट्र राज्य के अंदर 3 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, पुणे, मुंबई और नवी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको बता दूं कि महिलाओं का ये एशिया लेवल पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है ये इसका 20वां संस्करण है और इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 12 टीमों में से जो भी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी वो 4 टीमें जो हैं वो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और आप जानते हैं कि महिलाओं का जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन 2023 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो देखिए जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि एशिया लेवल पर महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है भारत के अंदर, उसी तरीके से महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट एशिया लेवल पर हो रहा है ओमान के अंदर। ओमान की राजधानी जो है मस्कट, वहां पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है महिला हॉकी एशिया कप 2022। और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है
भारत की जो गोलकीपर हैं सविता पुनिया को, क्योंकि रानी रामपाल जो हैं उनको चोट लगने के चलते वह इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। और ये जो महिलाओं का हॉकी एशिया कप हो रहा है ये इसका 10वां संस्करण है और इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और पिछले टूर्नामेंट की तरह ही इसमें भी जो 4 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी वो नेक्स्ट महिलाओं का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लेंगी। और नेक्स्ट जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो इसी साल होने वाला है, जो कि नीदरलैंड और स्पेन के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये दोनों टूर्नामेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में आयोजित की गई? तो राष्ट्रीय लेवल की जो महिलाओं की आइस हॉकी चैंपियनशिप होती है इसका हाल ही में 9वां संस्करण आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो काजा नाम की जगह है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। यहीं पर आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया था। तो यहीं पर हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो ई गवर्नेंस के ऊपर जो हर साल सम्मेलन होता है इस बार इसका 24वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है हैदराबाद के अंदर। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किया था भारत के जो केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हैदराबाद में ही आपको पता होगा हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। तो हैदराबाद के अंदर ही ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम रखी गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इंडिया ओपन जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये साल 2008 से भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो इस साल जो 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है इसके पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है भारत के खिलाड़ी यहाँ पर लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने यहाँ पर फाइनल में जिस व्यक्ति को हराया है वो है इस समय के वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू। आपको पता होगा कि पिछली बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बैडमिंटन के अंदर उसको जीता था लोह कीन यू ने, यानी कि अभी के समय बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन हैं लोह कीन यू। तो इनको हराकर भारत के लक्ष्य सेन ने यहाँ पर इंडिया ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यूएस क्वार्टर सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो देखिए जिस तरीके से आप जानते हैं भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर $1 में टोटल 100 सेंट होते हैं, ठीक है। और $1 का जो चौथा हिस्सा होता है यानी कि 25 सेंट ये होता है 1 यूएस क्वार्टर के बराबर, यानी कि 1 यूएस क्वार्टर जो सिक्का होता है उसकी वैल्यू होती है 25 सेंट। और अमेरिका के अंदर इसी कॉइन को बोला जाता है यूएस क्वार्टर। तो यूएस क्वार्टर जो सिक्का होता है अमेरिका का इसके ऊपर पहली बार एक अश्वेत महिला को अंकित किया गया है जिनका नाम है माया एंजेलो। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस कॉइन के ऊपर भी देख सकते हैं माया एंजेलो की यहाँ पर फोटो बनी हुई है और ये जो थी ये एक मशहूर कवयित्री थी। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। और दूसरा सवाल ये है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जो भी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 15 से लेकर के 21 जनवरी यानी कि जनवरी महीने के 3rd वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।